हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड, आपका दोस्त। ठीक है, आज हमारा 1 सितंबर 2022 है। देखो, आज के बारे में जो हमारा न्यूज इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगा, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो पीटी के स्तर पे हो, मेंस स्तर पे या इंटरव्यू के स्तर पे। तो चलो दोस्तों, आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि आप लोग सब जान रहे हैं चीज़ों की क्या चल रहा है बीपीएससी के रिगार्डिंग। कल दिन भर प्रोटेस्ट में रहा, जिन्हें मैं 8 बजे से लेकर सुबह से लेकर रात 8-9 बजे रात तक कोई प्रोटेस्ट में लाठी बहुत चली है। सारे यूट्यूब चैनल पे, इसमें मैंने भी वीडियो अपलोड किया था इस मामले में कि विद्यार्थियों के खिलाफ जो है पुलिसों द्वारा जो है सो लाठियाँ चलाई गई। बहुत एक ही जगह नहीं, दो दो तीन तीन जगह जो है सो दिन भर यही सारी चीज़ हंगामा चलता रहा चाहिए, लेकिन लास्ट तक आखिर ये मामला क्लियर कल हुआ नहीं। अगर इस बारे में अगर जिक्र करूँ, थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में लेना चाहूँगा। अगर ये सिस्टम के बारे में बात किया है कि बहुत सारे लोग तो जान नहीं रहे हैं कि आखिर ये सिस्टम परसेंटाइल होता क्या है, इस पर किस तरह से ये रिजल्ट जारी करेगी, आयोग का क्या इस पर पक्ष है, रवैया क्या है कि किस तरह से इसमें, और उसमें कौन कौन लोग सेलेक्ट होने वाले हैं और कौन कौन लोग छटेंगे। इस बारे में हकीकत अगर किनको अगर जानकारी मिल जाए, हमें लगता है कि उनका सपना रह जाए कि वो बीपीएससी कम्पीट कर पाएंगे, या मान लीजिए भविष्य में भी कोई अगर देने वाला है तो मुश्किल हो पाएगा उनके लिए कम्पीट करना, क्योंकि वो सिस्टम ही एक इस तरीके से उन्होंने कल का जो क्लियर हुआ आयोग ने स्पष्ट किया है चेयरमैन साहब ने कि किस तरह से रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसका क्या उसका तैयारी है आयोग का पीटी रिजल्ट जारी करने का। तो वो एक अलग उन्होंने जो बात किया है, तो उसमें लग रहा है कि उसमें वही लोग तैयार रिजल्ट होगा जिनका जिनका जो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, या मान ली बहुत ज़्यादा ही ब्रिलियंट है उनको, क्योंकि ऐसा सिस्टम पहले कभी नहीं था। और ये जो सिस्टम लाया जा रहा है, इसमें वही लोग होगा जिनका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ रहा है। इसमें कट ऑफ की कोई बात ही नहीं रह जाएगी, इसमें कट ऑफ की इसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर जिसका है वहाँ से उठाया जाएगा, सीधा सीधी बात है। अगर 150 क्वेश्चन में अगर 140 हाईएस्ट गया है नंबर, वहाँ से लाया जाएगा, लेकिन पहले सिस्टम नहीं था। पहले था कि अगर जनरल की 108 कट ऑफ गई है लेटेस्ट एग्जाम का, तो 108 से ऊपर आप कितना भी नंबर लाएं उससे मतलब नहीं है। उसमें वहाँ पे कट ऑफ की कोई बात नहीं है। वहाँ पे उन्होंने कल जो उन्होंने जिक्र करके उन्होंने जो क्लियर स्पष्ट किया है, कल हमारे जो विद्यार्थी की तरफ से जो 5 लोग गए थे डेलीगेशन अंदर में बात करने के लिए आयोग से, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कल। तो इस बात से तो हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि इसमें क्या कहते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका 110 भी अगर है, 150 110 भी आ रहा है, तो भी श्योर नहीं है वो। तो इसलिए कि हम लोगों ने पक्ष रखा है, हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट में हम लोग भाग लिया था कल। हम लोग ने लाठियाँ चली है सबके ऊपर, सब परेशान है चीज़ों को। ठीक है, इस पे होना भी चाहिए, इस पर आयोग को किसी भी तरीके से जो है सो चेंज मानना ही पड़ेगा बात। आयोग ये आंदोलन यहाँ ही नहीं हुआ है, आंदोलन दिल्ली में भी हुआ है, आंदोलन दिल्ली इलाहाबाद में भी हुआ है, सभी जगह आंदोलन हुआ है, प्रोटेस्ट, क्योंकि होना ही भी चाहिए। तो आयोग का ये तानाशाही जो रवैया है, ये एक तरह से ये भ्रष्टाचार की ओर द्वार खोल रहा है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है, और हम लोग इस बात को मानेंगे। आयोग का एक ही कहना है कि कोर्ट जाइए, भाई उनको पता है कि अगर कोर्ट जाएगा मामला तो लंबित होगा, तब तक एग्जाम हो जाएगा और आयोग के पास मौका मिल जाएगा कि क्या कहते हैं, आयोग कोर्ट में चल रहा है इसलिए मामला पेंडिंग हो रहा है, एग्जाम में लेट लेट लग रहा है। इसलिए वो जान रहा है इस बात को कि तब तक आयोग में पेंड स्टे लगा देंगे, तब तक एग्जाम करा लेंगे हम, और आप आगे पे अपना 6 महीना साल भर अपना झेलते रहे विद्यार्थी। ये चीज़ आयोग को पता है, इसलिए उन्होंने जब भी बात करेगा कि आप कोर्ट जाइए, हम कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम कराने तैयार हैं। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग सहयोग करेंगे, जैसे जो होगा हम लोग सब साथ हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं लागू होने देंगे, इतना तो श्योर है कि जैसे जो भी हो करना पड़ेगा चीज़, इसके लिए कोई वो नहीं है चीज़ें। तो इसलिए को उसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी हुई है हमारी आज ये हमारा जो चैनल है वीडियो अपलोड करने में चीज़ों को, सेशन को। तो इसलिए कि आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, ये कोई अच्छी बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये चीज़ आगे फ्यूचर के लिए भी मतलब क्या कहते हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक है ये चीज़ें, अगर ये सही से अगर जान लिया जाए। आखिर परसेंटाइल सिस्टम जब रेलवे में हटा दिया गया, मालूम होना चाहिए कि रेलवे जब हटा दिया गया, रेलवे एनटीपीसी में नहीं है, रेलवे में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें परसेंटाइल सिस्टम नहीं है, तो ये क्यों लागू हो रहा है? एक शिफ्ट में क्यों नहीं एग्जाम होगा? जब 8 मई को आप 6 लाख एग्जाम करा सकते हैं, हो सकता है यहाँ 6 लाख क्या 10 लाख भी एग्जाम हो सकता है। ये तो सरासरी क्या कहते हैं, जब कहते हैं कि आयोग की हमारे पास उतना जगह नहीं है, तो हमारे क्या कहते हैं बिहार का बदनामी की बात करना चाहिए। हमारे पास उतना जगह नहीं है कि हम लोग 6 लाख कोई स्टूडेंट को एग्जाम कराया जा सके फीस। तो हम लोग इस पर जहाँ तक हो सके हर संभव वहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, और करेंगे भी चीज़ें, ये लागू नहीं होनी चाहिए कि कोई भी कारण बस एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो, या जैसे भी हो, जिस तरह से होता था उसी तरह से एग्जाम होना चाहिए, बस कहने हम लोग का कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो लोग हमारे सब चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक नए जुड़े हैं, तो लोग उसमें ये कहूँगा कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको आराम से लाभ से मिल जाए आराम से। ठीक है, और जो भी पुराने जो साथी हैं जो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप अगर कोई मान लीजिए 2 करते हैं चैनल, कोई 3 करते हैं, कोई 4 करते हैं, इसी वजह से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसी तरह से शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि क्या होगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कम से कम वहाँ तक ये लाभ पहुँचे और वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ, हम लोग का ये उम्मीद है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है पहला हमारा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आर्थिकी में तेज उछाल।
इसका क्या चीज़ है? तो ये तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद तय चालू वित्त वर्ष जो हमारा 22-23 का हमारा ये क्वेश्चन भी है कि वित्त वर्ष हमारा कौन सा चल रहा है, अभी तो 22-23 चल रहा है, उसकी पहली तिमाही अप्रैल से जून माह का जो है उसमें जीडीपी विकास दर 13.5% रहा। इस तरह कोरोना पूर्व, कोरोना से पहले की अगर बात करें वित्त वर्ष 2019-20 की बात करें तो उसमें भी 2019-20 की पहली तिमाही के मामले में जीडीपी में 3.8% की विधायी मतलब इजाफा हुआ है। तब पहली तिमाही जो है अप्रैल जून में दुनिया के शीर्ष 20 अर्थव्यवस्था के मुकाबले में भारत का विकास दर सबसे अधिक रहा है। पिछले वित्त वर्ष अगर बात करें 21-22 की पहली तिमाही में जीडीपी 20.1% की बढ़ोतरी हुआ था। इसका बड़ा कारण क्या था कि वित्त वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के चलते समान अवधि में जीडीपी में 23.8% की गिरावट हुआ था। 36.85 लाख करोड़ रुपए की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी हुआ है और दुनिया के 20 शीर्ष अर्थव्यवस्था में भारत की वृद्धि अप्रैल जून में सबसे अधिक रहा है। 3.8% की वृद्धि की गई जीडीपी में कोरोना पूर्व काल मुकाबले में, और 59.9% जो था हिस्सेदारी हुई निजी खपत की सेवा सेक्टर में दहाई अंक की वृद्धि में। अगर बात करें कि पहली तिमाही में किस सेक्टर में कितना बढ़ोतरी रहा है, अगर इस परसेंटेज वाइज बात करें तो कृषि व फिशिंग में 4.1%, कितना 4.1 पर कितना 4.8%, माइनिंग में 6.5%, मैन्युफैक्चरिंग में 4.8% और बिजली गैस व अन्य सेवा उपयोगी सेवा में 14.7%, व्यापार होटल संचार ट्रांसपोर्ट में 25.7%, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवा में 9.2%, अन्य सेवा में अगर बात करें शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन के 26.3%। इस बात को में ये है चीज़ें। आगे बात करेंगे कि कश्मीर में बाहर के श्रमिकों को मिलेगी सुरक्षा। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीर में जो रोटी कमाने के लिए जो रोजगार करने के लिए गए हैं उन श्रमिकों जो हैं, मजदूर जो हैं, को श्रमिकों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किया जा रहा है। ऐसे सभी कारखानों, ईंट भट्टों व अन्य संस्थानों में जहां एक दर्जन से अधिक ज़्यादा अन्य राज्यों के श्रमिक काम करते हैं वहां सीआरपीएफ को भी तैनात किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान देंगे चीज़ें। छद्म विज्ञापनों पर सख्त हुई सरकार, नहीं सुधरने पर दी गई कार्रवाई की चेतावनी। मतलब विश्व स्तरीय जो खेल प्रतिस्पर्धाओं और अन्य आयोजनों के बारे में कहा जाए, उसमें क्या है कि दौरान शराब और तंबाकू के छद्म मतलब सरोकेट व्यापन को बाढ़ सी आ गई है। जिन संस्थाओं पर इसे रोकने के दायित्व हुए इसे कड़ाई से पालन नहीं करा पा रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने विज्ञापन एजेंसियों समेत इससे संबंधित जो सभी पक्षकार हैं उसको दिशा निर्देश करती अवहेलना करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दिया गया है। ठीक है। और क्या है, म्यूजिक सिटी क्लब सोडा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की आड़ में शराब के विज्ञापन भी दिखाए जाने, वही चबाने वाली तंबाकू गुटखा ने सौंफ व इलायची की आड़ ले लिया। विज्ञापन के इस भ्रामक कारोबार में फिल्मी हस्तियां समेत अन्य क्षेत्रों के नामचीन लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इस पर यह कार्रवाई किया जाएगा, चाहिए चेतावनी दिया गया है। पंचामृत के साथ भारत ने नेट जीरो उत्सर्जन की तरफ बढ़ाया कदम। अगर बात किया जाए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकने की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए भारत ने क्या किया, तो पेरिस समझौते के अंतर्गत अपना अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान दस्तावेज यानी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया है। 23 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यूएनएफसीसी के में भारत की तरफ से एनडीसी प्रस्तुत किया गया। एनडीसी के अनुसार भारत वर्ष 2030 में अर्थव्यवस्था को कार्बन गहनता का 45% तक कम करेगा। ये हो गया चीज़ें। बंदियों या रोक पर विवश नहीं करता एनडीसी, मतलब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है यह एनडीसी जो है भारत को क्या करेगा, किसी क्षेत्र पर विशेष रोक या बंदिश लगाने पर विवश नहीं करता है। एनडीसी दस्तावेज कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत पेरिस समझौते और यूएनएफसीसी के तहत अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। दस्तावेज के अनुसार भारत का एनडीसी महत्वाकांक्षी और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अहम योगदान करने वाला है। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी अहम क्षेत्रों में निम्न कार्बन की पहल को सशक्त करता है। ठीक है। और भारत का जो लक्ष्य है वो है अपनी अर्थव्यवस्था में समग्र उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा क्षमता को बेहतर बनाना। अर्थव्यवस्था और समाज के कमजोर क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का भी ये लक्ष्य है। आगे बात करेंगे जो प्रधान जो सीजीआई जो बने हैं वर्तमान में उनके बारे में है ये चीज़ें। उन्होंने कहा है, उनका कहना क्या है कि शांत व सौम्य लेकिन फैसलों में दृढ़ दिखाने वाले प्रधान न्यायाधीश सीजीआई यू ललित छोटे कार्यकाल में बड़ी लकीर खींचने में जुटे हुए हैं। सीजीआई का कार्यभार संभालने के बाद से उन्होंने ज़्यादा मुकदमों को विशेषकर लंबित जो मुकदमा को सुनवाई पर लगाने और उनका निस्तारण सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया है। जस्टिस ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे
और 8 नवंबर को और सीजीआई के रूप में उनका कार्यकाल 74 दिन का है। लिहाजा मुकदमों को सुनवाई पर लगाने की व्यवस्था को सरल और सुचारू रूप के साथ ही न्यायिक कार्य जो है समय का एक एक पल उपयोग करने का विशेष ध्यान दे रहे हैं इस मामले में। देखिए यहाँ पर भी है हमारा यूएई संग रणनीतिक संबंध मजबूत करने दुबई पहुंचे जयशंकर। ठीक है, इसके बारे में अगर जान लें हम, ये भी हमारा एक तरह से कहा जाए तो इम्पोर्टेंट ही आपके लिए भी होगा, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से विदेश मंत्री जयशंकर बुधवार को अबुधाबी पहुंचे हैं। भारत और यूएई को एक दूसरे को रिश्तों में बांधना महत्व दे रहे हैं, इस पर रिश्तों को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस बात को समझा जा सकता है कि पहली बार दोनों देशों के बीच संगठित संयुक्त आयोग और रणनीतिक वार्ता एक साथ होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की होने वाली अगुवाई में बैठक में खाद्य सुरक्षा, निवेश, रक्षा व अंतरिक्ष, कारोबार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास आदि मुद्दों पर बात होगी। यह अगर बात किया जाए जयशंकर की जो यात्रा है 3 वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद क्या हो रहा है, जो होने के बाद पहली बार संयुक्त आयोग और समग्र रणनीति पर वार्ता होने जा रही है। दूसरा क्या है कि दोनों देश अमेरिका और इजरायल के साथ I2U2 गठबंधन बनाने के बाद पहली बार द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा करेंगे। तीसरा में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूक्रेन जो है रूस युद्ध के वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार को की अनिश्चितता को देखते हुए भारत के लिए यूएई की अहमियता काफ़ी बढ़ गई है। यूएई भारत को तेल आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। हाल ही के महीनों में इराक भारत के लिए बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता दिख रहा है, लेकिन वहाँ की आंतरिक स्थिति खराब हो रही है। इसका असर तेल आपूर्ति पर भी किया जा रहा है। आगे बात करेंगे तो ये हमारा है, हर दिन हो जाती है 82 लोगों की हत्या, हर 11 घंटे में अपहरण। अगर रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये डाटा है हमारा 2020 की तुलना में पिछले साल हत्या और अपहरण के मामले बढ़ गया। नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है एनसीआरबी का कहना है कि नया रिपोर्ट में सामने आया है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में हर दिन 82 लोगों की हत्या हुई है और हत्या के 9,765 मामलों विवाद का कारण बना है और 3,782 मामले निजी शत्रुता और 1,692 मामले निजी लाभ से जुड़े हुए थे। अपहरणों की बात करें तो 2021 में देश में हर घंटे 11 से ज़्यादा लोगों का अपहरण हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें कुल अपहरणों में 69,014 बच्चे, जिसमें से 10,256 लड़के और 58,058 लड़कियां और वयस्क 35,135 और ये सब चीज़ें थे। 29,272 मामले दर्ज हुए हत्या के 2021 में, 29,193 मामले दर्ज हुए थे 2020 में। हत्या के मामले की अगर बात करें राज्य अगर बात किया जाए तो हत्या में झारखंड, अपहरण में दिल्ली की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि सबसे पहला स्थान पर हमारा अगर हत्या के मामला में उत्तर प्रदेश, फिर बाद में बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर बंगाल। और बात किया जाए कि प्रति लाख आबादी पर हत्या के मामले में झारखंड और अपहरण के मामले में दिल्ली की स्थिति से खराब है। झारखंड में हत्या 73 मामलों में कुल 1,1606 लोगों की जान गई। प्रति लाख आबादी पर यह 4.1 है। इसी तरह दिल्ली में भी अपहरण मामले में 5527 मामले दर्ज हुए, जिनमें पीड़ितों की संख्या 5858 रही है। प्रति लाख आबादी पर यह दर 26.7 रही है, जो सभी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा। हालांकि कुछ राज्यों की बड़ी आबादी के कारण कुल संख्या की स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश में 6,337 दुष्कर्म के मामले सबसे ज़्यादा। दुष्कर्म के मामले की अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में है, उसका मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली। हर घंटे जो है 49 महिलाएं अपराध का शिकार हो रही है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थिति भी खराब हुई। 2021 में रोजाना 86 से औसत से दुष्कर्म के मामले 31,670 मामले दर्ज हुए हैं। 2020 में जनसंख्या 28,046 था। मतलब कुल संख्या अगर बात 4,28,278 रही, यानी हर घंटे 49 महिलाएं जो है अपराध का शिकार हुई है। 2020 में जनसंख्या 3,71,351 थी। अब यहाँ बढ़ रहा है साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में साइबर क्राइम के 52,974 मामले सामने आए, जो 2020 के मुकाबले 5% ज़्यादा है। साइबर क्राइम के 70% से ज़्यादा मामले तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम में सामने आया है। चार्जशीट जो मात्र है 33.8% मामलों में दर्ज किया गया है। और स्पष्ट है कि मात्र एक तिहाई मामलों में ही पुलिस जांच पूरी हुई। साइबर क्राइम के 60.8% प्रतिशत मामले धोखाधड़ी से 8.6% मामला यौन उत्पीड़न की और 5.4 मामले की वसूली से जुड़ा हुआ था। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए।
देखिए, आईआईटी में ब्लॉकचेन तकनीक की से हुआ चुनाव जगी भविष्य की आग। मतलब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लगभग हर पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा तक का कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। चुनाव को पारदर्शी और प्रभावी रखने के साथ ही उन्हें कम खर्चीला बनाना व लोगों की सहभागिता बढ़ाना अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी बीच आईआईटी और मद्रास में हुए एक नवोन्मेष ने देश के आगे है हमारा कि जिस आईआईटी इसी बीच आईआईटी मद्रास में हुए नवोन्मेष में देश ने चुनाव प्रक्रिया को आधुनिकीकरण व सुगमता की नई आस जगाई है। निदेशक के लिए 3 उपाय सुझाव है कि क्या कि सेंटर फॉर इनोवेशन के फैकल्टी इंचार्ज प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल ने फोन पर बातचीत हुए कहा कि इसमें इस प्रोजेक्ट को निर्वाचन आयोग को भेजने की सलाह देते हुए 3 बिंदु सुझाया है कि घर घर पहुँचे मतदान केंद्र, मतलब ऐसा सिस्टम हो जहाँ मतदान केंद्र लोगों को घर घर पहुँचे और लोग वहीं से मतदान कर सके। ग्रामीण पहुँच विहीन क्षेत्रों के लिए व्यवस्था बहुत उपयोगी हो सकता है। हाइब्रिड मतदान केंद्र, मतलब इस ब्लॉकचेन प्रणाली में कुछ वर्तमान व्यवस्था की तरह स्थायी तो कुछ मोबाइल प्रदान मतदान केंद्र बनाया जाए। कहीं से ही मतदान निदेशक के अनुसार प्रोजेक्ट का एक लक्ष्य होना चाहिए, जो जहां है वहीं से वोट कर सकता है। तो इस बात को पढ़ लेंगे चीज़ें। अब ब्लॉक चुनाव जो प्रणाली उसकी विशेषता क्या है, इस बात को समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन होता क्या है, मतलब ब्लॉकचेन चुनाव प्रणाली है ये क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चीज़ चुनाव से रिलेटेड अगर मेंस में हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे यूपीएससी का स्तर हो या यूपीपीएससी का स्तर हो या बिहार के बीच मेंस जो अगर होता है बोल लीजिएगा सीडीपीओ होने वाला या 67 होगा, उसमें ये चीज़ आ सकती है, या अभी जो यूपीएससी का है उसमें या यूपीपीएससी का है, किसी भी एग्जाम के में मेंस के क्वेश्चन में चीज़ आ सकती है चुनाव से रिलेटेड चीज़ें। तो आखिर ये है क्या ब्लॉकचेन तकनीक चुनाव प्रणाली की विशेषता अगर बात करें तो ब्लॉकचेन एक वेब ऑपरेटिंग तकनीक है, यानी वेब पर डिजाइन किया जाता है। इस तकनीक से डाटा का आदान प्रदान या सुरक्षा सबसे सुरक्षित माना जा रहा है, जिसमें हैकिंग की संभावना न के बराबर होता है, और बिटकॉइन में इसका उपयोग किया जा रहा है। एक बार सर्वर स्थापित करने इसमें इसमें हैकिंग की संभावना ना के बराबर होता है। बिटकॉइन में इसका उपयोग हो रहा है, एक बार सर्वर स्थापित होने में खर्च लगेगा, लेकिन चुनाव में होने वाला खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे, चीज़ें बहुत ही अच्छा है ये सिस्टम। आर्थिकी पर भारी पड़ी रेवड़ी संस्कृति भी पहले भी चर्चा किया है। इसमें रेवड़ी के बारे में बहुत सारा आर्टिकल्स आए हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं, चाहिए अगर नहीं किए हैं तो। देश में जिन्हों अगर बात करें लोक लुभावनवाद की जाए, लोक लुभावनवाद की चर्चा में राजनीतिक गतिविधियों से लेकर अदालती पक्षों में चुनाव के समय असर की जाने वाले ऐसे मुद्दों की रेवड़ी संस्कृति पर बहस हो रही है। इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के बजाय राजनीतिक दल अपने अपने तर्क ढूंढने में लगे। उन्हें यह समझना होगा कि वादों के वित्तीय बोझ से न केवल अर्थव्यवस्था को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना पर भी गहरा आघात पहुंचेगा, जिससे कीमत क्या होगा कि कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। हाल के दौर में ठीक है, इस बात को देख लेंगे चाहिए। यहाँ पे बहुमूल्य जीवन को समझें मोल, हमारा बहुमूल्य क्या है। तो आज से कुछ दिनों बाद 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है आत्महत्या को रोकना। वर्ल्ड क्या होगा, तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाएगा 10 सितंबर को। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आत्महत्या को रोकना। लेकिन हाल ही में जारी आंकड़ों की आत्महत्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB के अनुसार 2020 में आत्महत्या की केवल 1.5 लाख था मामले दर्ज किया गया था, लेकिन वही अगर बात किया जाए 21 का तो 7% अधिक हो गया, 1,64,033 मामले दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले दर्ज हैं, जबकि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश दूसरे तीसरे स्थान पर है। आत्महत्या को रोकना सरकार का काम नहीं है, यह जिम्मेदारी तो परिवारजनों, मित्रों और समाज की बनती है। आगे बात करें तो आत्महत्या को रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। आत्महत्या को रोकना सरकार का काम नहीं है और सरकार यह काम कर भी नहीं सकता। यह जिम्मेदारी परिवार तथा समाज की है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो परिवार की है। लेकिन अकेलापन, शिक्षा तथा करियर में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा, प्रेम में विफलता और क्या है तो बीमारियां, उम्मीदों के मुताबिक नतीजे न मिलना, घर का नकारात्मक माहौल, गरीबी, कर्ज का बोझ जैसे कई बहुत सी कारण है जो लोगों को अवसाद पर ले जाया जाता है। और अवसाद के लक्षण बहुत क्या होता है, साफ नज़र आ जाते हैं। अवसाद में न जाने के बाद संबंधित व्यक्ति क्या होता है, अवसाद के लक्षण बहुत साफ नजर आते हैं। और उसको आप देख लेंगे चीज़ों को कि आज मैं थोड़ा सा हरासमेंट में महसूस कर रहा हूँ कल जो हुआ है प्रोटेस्ट के हिसाब से, इसलिए मैं मुझे लेट भी हुआ है सेशन में स्टार्ट करने में चीज़ों को। तो आप इसको आप देख लेंगे चीज़ों को। मैं इस पर थोड़ा सा इस पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कृत्रिम उपायों से बारिश कराने के खतरे, मतलब बाढ़ को रोकना हो तो बांध बना लें या नदियों को जोड़ दें। बारिश करानी हो तो क्लाउड क्लीनिंग का सहारा लें, क्लाउड क्लीनिंग का सहारा लें।
और इस दरअसल मौसमी बदलावों को झेलने और सिंचाई आदि को करने के उद्देश्य से प्रकृति से खिलवाड़ करना आज इंसान को बाएं हाथ के खेल हो गया है। पर इनके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? मौसमी आपदाएं इसका सबूत पेश कर रही है। कहा जा रहा है कि कुछ देश ऐसे उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना के कारण पवित्र पवित्र जो है सो अमरनाथ यात्रा के लिए करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी थी। और इस उस घटना का पुनर्निर्माण इलाके में मौजूद 15 ऑटोमेटिक मशीन उसके द्वारा लगाया गया है, नहीं लगा पाए। ठीक है, इस बात को भी देख लेंगे चीज़ें को। अप्रैल जून में दौरान शहरी और ग्रामीण में छोट बढ़ा रोजगार, मतलब कि वित्त मंत्रालय का मानना है कि पहली तिमाही जो है जीडीपी में 13.5% की बढ़ोतरी हुआ के बाद विकास दर में 23 का सिलसिला जारी रहेगा। इसके समर्थन बहुत सारे आंकड़े आए हैं, लेकिन मंत्रालय के मुताबिक इसी साल 10 अगस्त में एक बार फिर 1.40 करोड़ 1.40 करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह हो गया है। मंत्रालय के अनुमान जीडीपी के मुताबिक आगे है। औद्योगिक कामगारों के लिए खुदरा महंगाई 5.78% रही, मतलब खाद्य पदार्थों के मूल्य में नरमी के चलते जुलाई में औद्योगिक कामगारों के लिए खुदरा महंगाई पर घटकर 5.78। आगे है चीज़ें, हमारा एक और आर्टिकल है इसमें कि राज्यों को सस्ती दर पर चना देना होगा, मतलब त्योहारी सीजन से पूर्व सरकार ने दालों की महंगाई पर काबू करने की कोशिश के तहत राज्यों को 15 लाख टन रियायती दर पर बेचेगी प्रति किलोग्राम चने पर 8 रुपये की रियायत दिया जाएगा। सरकार के इस प्रयास को खजाने पर कुल 1200 करोड़ रुपये का हो जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दरों पर चले। और यहाँ पे भी है कि अपनी कल्याणकारी योजना के लिए सस्ती दरों पर चने की खरीद कर सकेंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्यों को आवेदन करना होगा, ये भी एक अलग सिस्टम है। अरहर उड़द और मसूर की सरकारी खरीद की सीमा बढ़कर 40% हो गया। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राज्यों को करना होगा आवेदन। अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है हमारा अगर जवानों से पहले दुकानों में पहुंच गया कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म, मतलब अगर बात किया जाए जवानों के लिए आरामदायक जिस डिजिटल कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म को डिजाइन किया गया है उसके नेटवर्क को रजिस्टर और पैटर्न कराने की सेना की प्रक्रिया बीच के देश सैन्य स्टेशनों के बाजार में हूबहू उसकी नकल बढ़ती पहुंच गई है। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कर दिया हमारा ये टॉपिक। तो इसके लिए हम लोग फिर अब बात ये है कि दोस्तों हो सकता है मैं कल हो सकता नहीं कर पाऊँ सेशन, तो मैं उसका टेलीग्राम पे इसका टिक लगा के मैं सेंड कर दूंगा चाहिए पीडीएफ कल हो सकता है कल के लिए। परसों का कोई श्योर नहीं, कल तो श्योर है कि कल नहीं हो पाएगा अच्छी सेशन, क्योंकि मैं कुछ ऐसे काम में एंगेज हूँ, होना पर आना मुश्किल होगा। अब परसों का जो हमारा क्या कहते 3 तारीख है, 3 तारीख को पॉसिबल हो तो हो पाएगा, नहीं 3 का नहीं, लेकिन 4 से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन कल के बारे में तो मैं श्योर कर सकता हूँ, कल हमारी कुछ ऐसा वजह है काम की वजह से मैं कल ये सेशन नहीं ले पाऊँगा। बाकी 3 तारीख को कोशिश होगा कि हो जाए, अगर नहीं हो पाती तो उसके लिए कोई नहीं, लेकिन 4 से ये कंटिन्यू हमेशा रहेगा कल, लेकिन एक दिन के लिए कल तो ये नहीं हो पाएगा चाहिए। तो इसलिए कि ये ज़रूर कहूँगा मैं आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। जो भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और पुराने जो साथी हैं मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, चूँकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का प्यार बना रहे, हम लोग का सहयोग बना रहे हैं आप लोगों के साथ। और आप लोग जितना हो सके आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि क्या जो प्रिपरेशन करें उनको लाभ पहुंचे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग प्रिपरेशन करें उनको लाभ पहुंचे, इस चीज़ों को लाभ मिले और वो नोट करें, उसको एग्जाम में आए तो कंप्लीट करें। वो हमारे लिए जितना हो सकेगा मैं हर चीज़ों को हर संभव प्रयास करने को तैयार हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी सहयोग करें हमारे। वाकई है कि हम लोग सहयोग कर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैं कुछ लोग हैं सहयोग हमारी बात हुई है। जो लोग भी प्रेजेंट हैं, जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग और ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके आप लोग भी शेयर और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें जरूर। ठीक है।